दोस्तों, जब किसी घर में आग लगी हो और चौकीदार ही उसमें घी डाल रहा हो तो समझ जाइए कि हालात सिर्फ खराब नहीं, भयावह हो चुके हैं। इजराइल आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक और दुनिया के देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू के लाडले इजराइल को गर्त की ओर धकेल रहे हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है क्योंकि एक ऐसा देश जिसकी चुप्पी अब तक रहस्यमयी थी, उसने खुलकर ऐलान कर दिया है। क्या यह इजराइल के लिए एक और राजनयिक थप्पड़ है या दुनिया वाकई इंसाफ की ओर बढ़ रही है? जवाब है हां। और इस बार खबर सिर्फ बड़ी नहीं, ऐतिहासिक है। आइए आपको बताते हैं वो ऐलान जो इजराइल के लिए एक और झटका साबित हो सकता है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहां आपको वही दिखेगा जो मुख्य धारा की मीडिया छुपा लेती है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। आपकी भागीदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेतन्याहू के लाडलों पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। सिर्फ पाबंदी की बात नहीं, बल्कि एक देश ने अब इस पर ठोस कदम उठाते हुए सीधे प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह अपने आप में एक बड़ी और अहम खबर है। जो इजरायली पहले अपने कारनामों की वजह से दुनिया भर में जाने जाते थे, अब वही लोग अपने अत्याचार और हिंसा के कारण पहचाने जा रहे हैं और उन्हें खुलकर लताड़ा जा रहा है। अब सीधे बढ़ते हैं खबर नंबर 1 की ओर। एक देश ने इजराइल के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। यह कोई छोटी बात नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। खबर नंबर 2, आपको याद होगा 4 दिन पहले फ्रांस ने यह संकेत दिया था कि वह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रहा है। अब वो प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, यानी जल्द ही फिलिस्तीन को एक के बाद एक कई देश औपचारिक मान्यता देने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं तीसरी और सबसे चिंताजनक खबर की ओर। इजरायली सेना की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि उनके सैनिक मानसिक रूप से अस्थिर होते जा रहे हैं। कुछ की हरकतें इतनी बेकाबू हो गई हैं कि वो खुद ही अपनी जान तक ले रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध नहीं, आत्मा का संकट है जो अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है। अब आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार ईरान इतना भड़क क्यों रहा है। ऐसा क्या किया है हमारे देश की मीडिया ने कि ईरान अब हमारे पत्रकारों को खुलकर लताड़ रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। डच सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। शुरुआत में इस खबर को कुछ हल्के में लिया गया था, लेकिन अब इसकी गंभीरता को पूरी दुनिया समझ रही है। नीदरलैंड्स डच गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि उसने फैसला कर लिया है। इजराइल के 2 वरिष्ठ मंत्री इटामार बेन गवीर और बेगालेल स्मोट्रिच अब डच टेरिटरी में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी अगर ये दोनों मंत्री नीदरलैंड्स की जमीन पर कदम रखते हैं तो सीधे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब ये लोग कोई गुपचुप तरीके से तो नहीं आएंगे तो प्लेन से, कूटनीतिक यात्रा के तौर पर ही। और इसीलिए अब इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोनों मंत्रियों को ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, यानी अब ये नेता नीदरलैंड्स की धरती पर कदम नहीं रख सकते। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस प्रतिबंध की वजह क्या है? हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू बीमार पड़ गए थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनके 2 खास मंत्री बेन गवीर और स्मोट्रिच बड़ी बड़ी लफ्फाजी करने लगे। लेकिन क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया कि नेतन्याहू को दरवाजे खोलने पड़े। गज्जा की ओर खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाइयां और इलाज का सामान भेजना पड़ा। अब इस पर सबसे ज्यादा विरोध किया बेन गवीर ने। इन्होंने तो उल्टा नेतन्याहू को ही कमजोर और गलत ठहराना शुरू कर दिया। ये वही मंत्री हैं जो फिलिस्तीनियों को तड़पा तड़पा कर मारने की बातें सार्वजनिक मंचों पर कर चुके हैं। स्मोट्रिच भी पीछे नहीं है। ये महोदय तो और भी अजीब अजीब बातें कर रहे थे जिन्हें सुनकर मानवता भी शर्मिंदा हो जाए। अब ये सारी बातें डच लोग देख सुन रहे थे। नीदरलैंड में विवाद बढ़ा, प्रदर्शन शुरू हुए, आंदोलन तेज हुआ और फिर अंत में डच सरकार ने फैसला लिया कि इन दोनों मंत्रियों को नीदरलैंड की जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जो इंसान है, और ये दोनों उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अब देखिए अगली बड़ी खबर। 2 स्टेट नेशन कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका नेतृत्व कर रहे हैं सऊदी अरब और फ्रांस। इस मंच से साफ कहा गया कि अब समय आ गया है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी जाए। यह प्रस्ताव अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनयिक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अब तक इतने बड़े बड़े देश एक साथ मिलकर फिलिस्तीन के समर्थन में कभी नहीं खड़े हुए थे, खासकर तब
जब फिलिस्तीन पर अत्याचार चरम पर था। लेकिन अब दुनिया कह रही है कि इसका केवल एक ही समाधान है। अगर हमने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी, एक ऐसा देश जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था, जिसने कब्जा करके अपने राष्ट्र का निर्माण किया, तो फिर फिलिस्तीन, जो कि वास्तव में एक ऐतिहासिक राष्ट्र रहा है, उसे हम कैसे भुला सकते हैं। इसीलिए अब कई देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। अब देखिए फ्रांस क्या कह रहा है, पहले उन्हें सुनिए। फ्रांस इज रेडी टू फुल्ली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन and will do so in the month of September next. This recognition, which is a major decision by France, is a historic commitment in the name of international law and the right of people to determine their own fate. दरअसल यह बयान फ्रेंच भाषा में दिया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सामने आया है। फ्रांस ने साफ शब्दों में कहा है, यह एक ऐतिहासिक वचनबद्धता है और यह अंतरराष्ट्रीय अधिकार और स्वतंत्र रूप से अपनी नियति तय करने वाले लोगों के अधिकार के नाम पर लिया गया फैसला है। यानी फ्रांस अब पूरी तरह तैयार है कि सितंबर महीने में वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। तो अब साफ हो गया है, फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। उसने कह दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रहा है। अब आगे क्या होगा? वोटिंग होगी, कूटनीतिक प्रस्ताव आएंगे, कुछ समर्थन करेंगे, कुछ विरोध। लेकिन जो दिशा तय हो गई है वो अब आसानी से नहीं बदलेगी। अब देखिए, चीन भी उसी लाइन पर खड़ा है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है, इट इज रेडी एंड अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सॉल्व द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। यानी चीन ने कहा है कि वह पूरी तरह से तैयार है। जो कुछ भी फिलिस्तीन में चल रहा है उसे अब सुलझाने का समय आ गया है और जो भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस दिशा में कदम उठाएगी, चीन उसके साथ खड़ा होगा। चीन ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीन का मुद्दा अब और नहीं टाला जा सकता, सुलझाना ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इजराइल मान जाएगा? क्या इजराइल उस जमीन से हट जाएगा जो उसकी थी ही नहीं? क्या जो कब्जा किया गया वो अब छोड़ा जाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए अगली खबर और देखिए कैसा तमाशा चल रहा है। पहले तमाशा देखिए, फिर सोचिए ये लोग क्या कर रहे हैं। हंसी ठिठोली, मौज मस्ती, गाने बजाने की हरकतें कहां कर रहे हैं? गज्जा के एक ऐसे स्कूल में जो कभी बच्चों के लिए आशियाना हुआ करता था, आज वो सिर्फ मलबे और राख का ढेर बन चुका है। जिस जगह पर बम बरसाए गए, जहां सैकड़ों बच्चों की लाशें मिली, उसी जगह पर ये लोग जाकर गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपको ये इंसान लगते हैं? हमने इससे पहले भी वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां फिलिस्तीन की महिलाओं को अपना घर जबरन छोड़ना पड़ा। कई बच्चियां मारी गईं इजरायली हमलों में। और अब देखिए, उन छोटी बच्चियों के कपड़ों तक से गंदगी करने वाले पाए गए ये सैनिक। घिनौनी हरकतें, शब्द नहीं है। और आप सोचिए, यही लोग हैं जो अब स्कूलों में जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। गज्जा के उस स्कूल में जिसे इन्होंने खुद अपने बारूद और मिसाइलों से तहस नहस कर दिया। और अब ये इतने बेखौफ, इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि उसी बर्बादी पर जाकर ठाके लगा रहे हैं। तो सोचिए ये मानसिकता कैसी है। इनकी क्रूरता अब केवल युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि अब यह मानवता की आत्मा पर हमला है। और इसीलिए अब दुनिया एकजुट हो रही है, क्योंकि जुल्म की इंतहा जब पार हो जाती है तो इतिहास करवट लेता है। एक और इजरायली रिजर्व सैनिक ने खुदकुशी कर ली। इजरायली सेना के अंदर आत्महत्याओं की संख्या में तेज उछाल आया है। यह अब सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि इजराइल अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट रहा है। यह मामला एक ऐसे सैनिक का है जो रिजर्व यूनिट में था। उसका काम था युद्ध में लगे सैनिकों को मदद पहुंचाना, लॉजिस्टिक्स देना, रिलीफ पहुंचाना। लेकिन पिछले 16,017 दिनों से खबरें लगातार आ रही थीं कि हमास की ओर से इजरायली काफिलों और बटालियनों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस सैनिक ने अपने कई साथियों को मरते हुए देखा, लाशों के ढेर, और शायद हर लाश में उसने खुद को मरते देखा। कुछ दिनों की छुट्टी मिली, वो घर आया, लेकिन घर आने के बाद वो कभी बाहर नहीं निकला। जब लंबे समय तक किसी ने उसकी कोई खबर नहीं ली तो दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा नहीं खुला। जब तोड़ा गया तो अंदर से उसकी लाश मिली। खुदकुशी। और इसके बाद एक और सवाल खड़ा हुआ, क्या अब इजरायली सेना अवसाद से खुद को ही खा रही है? क्या ये मानसिक थकावट, ये ट्रॉमा अब खतरे की घंटी नहीं है? अब सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। There is no starvation in Gaza. There is no policy of starvation in Gaza. And I assert that we have a commitment to achieve our goals. Continue to fight until we achieve the release of hostages.
and the destruction of Hamas's military and governing capability। यानी नेतन्याहू कह रहे हैं कि गज्जा में कोई भूखमरी नहीं है, कोई संकट नहीं है। उनके मुताबिक सब कुछ ठीक है, लोग मर रहे हैं लेकिन कोई भूखा नहीं है। तो फिर पूछिए नेतन्याहू से, जो छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते हुए मरे, जो माएं अपने बच्चों के लिए एक बूंद पानी को तरस गईं, जो अस्पताल बमबारी में तबाह हो गए, वो क्या थे? कोई फिल्म थी, कोई एक्टिंग थी? नेतन्याहू कह रहे हैं हम तब तक लड़ेंगे जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती और हमास की पूरी सैन्य और प्रशासनिक क्षमता खत्म नहीं हो जाती। लेकिन इस युद्ध में क्या इजराइल अपनी मानसिक क्षमता भी खत्म कर रहा है? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं, क्योंकि अब जवाब देने वाला कोई नहीं बचा। गजा की तबाही की तस्वीरें सबने देखी, सब जान गए, लेकिन फिर भी दुनिया चुप है। अगर यह सब 2005 से पहले होता तो शायद सबूत ही नहीं होते, लेकिन आज सोशल मीडिया गवाह बन चुका है। फिर भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मुझे नहीं पता टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है। क्या ये अंधापन है या जानबूझकर अनदेखा करना? अब बात ईरान की चेतावनी की। अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो जवाब ऐसा होगा कि छुपाने को भी कुछ नहीं बचेगा। यानी यह सीधा युद्ध का संकेत है। और भारत इसमें कैसे जुड़ गया? मोसाद के नाम से एक ट्विटर अकाउंट ने ईरान के नेता खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। कुछ भारतीय मीडिया चैनलों ने इसे बिना पुष्टि के खबर बना दिया। ईरान ने आपत्ति जताई, यह हमारे नेता का नहीं, हमारी दोस्ती का अपमान है। तो सवाल यह है, क्या हमारी मीडिया अब पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा का अनुवाद बन चुकी है? क्या ऐसे चैनलों को लगाम नहीं लगनी चाहिए जो टीआरपी के लिए विदेश नीति तक को जला देते हैं? गौरव आर्य जैसे एंकर जब चैनलों पर बैठकर दूसरे देशों के नेताओं को गालियां देते हैं तो सवाल उठता है, क्या यही है पत्रकारिता? हमें तय करना होगा, सच सुनना है या सिर्फ चीख, प्रश्न पूछना है या सिर्फ टीआरपी का तमाशा देखना। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार जब सच्चाई शोर में खो जाए तो आपको पता हो ढूंढना कहां है। मैं था, मैं हूं, और जब तक आवाज बची है मैं बोलता रहूंगा। नमस्कार।